वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस? होप ऑल गोइंग गुड। चलिए हम हमारे रिवीजन की ऑलमोस्ट लास्ट क्लास आज एक बार कर लेते हैं। मे बी परसों एक और क्लास लेने का मैं ट्राई करूँगी, बट सारे कॉन्सेप्ट्स हमने जो भी हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स थे वो सब हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारे डिडक्शंस के बारे में बात करता है। टाइम की बहुत कमी है, इसलिए फटाफट से चैप्टर को शुरू करते हैं और दौड़ते दौड़ते चैप्टर के एंड पे पहुंच जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ध्यान से समझिएगा कि ये जो डिडक्शन वाला चैप्टर है इसमें मैंने अगेन सासू माँ के बारे में बातचीत करी है। सासू माँ को केवल और केवल यहाँ पर 3 डिडक्शंस पसंद है, ATCC-D सबसेक्शन 2, ATCC-H सबसेक्शन 2 एंड ATJJ-AA। इसके अलावा सासू माँ ने और किसी भी डिडक्शन के लिए हाँ नहीं बोली है, बाकी सब उन्हें पसंद नहीं आए हैं। ओके, चलिए अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा चार्ट बनाकर दिया हुआ है। इस चार्ट में मेनली आपके जो बेसिक डिडक्शंस हैं उन्हें कवर किया गया है एक शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जो मेन उनका क्रक्स है वो यहाँ पर मैंने डालने की कोशिश की हुई है, तो इसे आप एंड ऑफ द चैप्टर एक बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे हैवी डिडक्शन से। सबसे भारी डिडक्शन, सबसे मोटा डिडक्शन जिसका वज़न अकेले का ही बहुत ज़्यादा है, सेक्शन नंबर 80C। सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला डिडक्शन ही यही डिडक्शन है। आप किसी ऐसे बंदे से भी जाकर मिलेंगे जो कि इनकम टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो भी ATC की डिडक्शन के बारे में तो जानता ही होगा। ATC की डिडक्शन की जो एलिजिबल SSC हैं वो इसमें है इंडिविजुअल और HUF, और किन किन चीज़ों का डिडक्शन मिल सकता है उसकी एक लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको मेंशन की हुई है, ठीक है। इसमें से मैं आपको बेसिकली मोटा मोटी जस्ट डेफिनेशन के तौर पे बता देती हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं आपका ATC में डिडक्शन एलिजिबल होगा। 5 साल की अगर आप टर्म डिपॉजिट करवाते हैं बैंक से ATC में डिडक्शन मिलेगा। बॉन्ड लेते हैं नाबार्ड के ATC में डिडक्शन मिल जाएगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मिलेगा, लेकिन ज़रा ध्यान से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए आपकी जोड़ीदार की, बच्चों की, HUF की। अगर HUF है तो एनी मेंबर ऑफ HUF, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेजर हो, माइनर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, जो ध्यान से समझने वाली बात है, खतरे का निशान जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये क्या कहता है आपको, ऐसी पॉलिसीज़ जो कि 31 मार्च 2012 से पहले इशू कर दी गई थी उनमें मैक्सिमम 20% ऑफ सम अश्योर्ड का आपको डिडक्शन मिलेगा। सम अश्योर्ड मतलब पॉलिसी जब मैच्योर होगी या फिर ड्यूरिंग द पॉलिसी कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तब जो पैसा मिलने वाला है, जितना सम अश्योर हुआ है, मान लीजिए 5 लाख का अश्योर हुआ है। अब आपने LIC प्रीमियम जो आप पर ईयर पे कर रहे हो, मान लो आपने 25,000 का पे किया, मान लेते हैं, मैंने रैंडम आपको फिगर ली है, तो आपको ATC में डिडक्शन इसका 20% यानी कि 1 लाख रुपीज़ तक का ही अलाउड होगा एक साल में, ठीक है। आगे बात समझ में। और अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद में इशू की गई है तो ये लिमिट घटा के कर दी गई है 10%। इसे आपको बहुत अच्छे से एग्जाम में ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। डिसेबल पर्सन के लिए ये जो लिमिट है वो 1/4/2013 से 15% कर दी गई है, ठीक है। एकदम ये तीनों एकदम दिमाग में होने चाहिए आपके, 20, 10 एंड 15%, ओके। कंट्रीब्यूशन करते हैं PPF, SPF, RPF अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में 5 टाइम के टाइम डिपॉजिट करवाते हैं पोस्ट ऑफिस के साथ में, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं, यूलिप खरीदते हैं, LIC म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, अप्रूव्ड एन्युटी प्लान लेते हैं LIC का, जीवन अक्षय में पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड होने चाहिए आपके। नेशनल हाउसिंग बैंक टर्म डिपॉजिट में पैसा डालते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी में पैसा डालते हैं, ट्यूशन फीस का पेमेंट करते हैं अपने बच्चों की। ट्यूशन फीस के बारे में हमने सैलरी हेड में भी बात करी थी, राइट। वहाँ पर भी हमने ट्यूशन फीस के बारे में बात की थी, वो तो तब था जब हम एम्प्लॉय से अलाउंस लेते हैं ट्यूशन का, ठीक है, एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। और उसके अलावा उसके खुद के इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, वो वाली सारी भी बात हमने पर्क्यूजन्स में की थी, राइट। यहाँ पर है ट्यूशन फीस, आप ट्यूशन फीस का पेमेंट कर रहे हैं अपने बच्चों का।
कितना अलाउड है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन अलाउड है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन अलाउड है। फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल में होनी चाहिए और विद इन इंडिया होनी चाहिए, एब्रॉड का अलाउड नहीं होगा। अब देखिए ज़रा रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, मैंने आपसे बोला था कि जब भी हम हाउसिंग लोन लेते हैं तो इसके 2 पार्ट का पेमेंट करते हैं, एक करते हैं प्रिंसिपल का और एक करते हैं इंटरेस्ट का। ये जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है इसका डिडक्शन हमें कहाँ मिल जाता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिलता है, राइट। और इस प्रिंसिपल वाले पार्ट का डिडक्शन हमें मिलता है सेक्शन नंबर 80C में। ओके, प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेफर्ड एन्युटी इन्वेस्टमेंट इन टियर 2 NPS अकाउंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लॉक इन पीरियड है 3 years। आप देखिए ज़रा ये जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए उन सब का डिडक्शन तो मिल जाएगा। अब साहब मेरी मान लो इनकम 1 करोड़ रुपए और मैंने पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए इधर जाके इन्वेस्ट कर दिया ताकि मुझे टैक्स ही ना देना पड़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन जितने भी हमने डिडक्शंस को पढ़ा इनकी वैल्यू टोटल मिला के 1.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर है भी तो भी मैक्सिमम 1.5 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। ये तो हो गई फर्स्ट लिमिट 80C के लिए। अभी एक और लिमिट आएगी, ठीक है, 80CCC। एलिजिबल असेसी कौन है, केवल इंडिविजुअल। 80C में इंडिविजुअल HUF दोनों थे, राइट। एलिजिबल डिडक्शन क्या है, पेंशन फंड ऑफ LIC और अदर इंश्योरर। कितना अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा, अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड सब्जेक्ट टू 80CCE। CCE के बारे में हम पढ़ेंगे, रुकिए जरा, ठीक है। अब आते हैं 80CCD 1, 1B एंड 2। बहुत अच्छे सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, छोड़ने नहीं है, भूलने नहीं है, ध्यान से समझने हैं। 80CCD 1 क्या कहता है, एलिजिबल असेसी है इंडिविजुअल। 1B में भी एलिजिबल असेसी कौन है, इंडिविजुअल। 2 में भी कौन है, इंडिविजुअल। मतलब 80CCD आपका ही यहाँ पे 1 नहीं आएगा, केवल CCD आएगा। कंप्लीट ही आपका किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल के ऊपर आपका एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखिए ज़रा ये क्या कहते हैं कि 80CCD 1 क्या कहता है, आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में, नेशनल पेंशन स्कीम या अटल पेंशन स्कीम में। परमिसिबल अमाउंट कितना होगा, देखिए ज़रा, फॉर एम्प्लॉइज अदर एम्प्लॉइज 10%, फॉर एम्प्लॉइज 10% मैक्सिमम ऑफ सैलरी, ठीक है। और अदर देन एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉय नहीं है उनके अलावा कोई और है तो 20% ऑफ GTI। GTI मीन्स ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। यहाँ पे 10% ऑफ सैलरी है, यहाँ पे 20% ऑफ GTI है, आपको ध्यान रखना है। CCD 1B आपसे क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी सब्जेक्ट टू 80CCE की लिमिट है। यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अगेन वही नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना में, तो रिडक्शन आपको मिलेगा एडिशनल 50,000 का। एडिशनल डिडक्शन है ये, इसके अलावा ये वाला जो डिडक्शन हमने लिया है ना उसके अलावा 50,000 का डिडक्शन है ये, ठीक है। अब देखिए ज़रा 80CCD 2 क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन आप अगेन उसी में कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल पेंशन अटल पेंशन योजना। परमिसिबल डिडक्शन कितना है, एम्प्लॉयर ने जितना, वो दोनों बातें हो रही थी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की, ये बात हो रही है एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया। डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80CCD 2 रेस्ट्रिक्टेड टू 14% ऑफ सैलरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय। मतलब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% तक, और अगर गवर्नमेंट के अलावा कोई एम्प्लॉय है तो 10% तक। सेक्शन 80CCD 2 आपका एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है और बाकी के दोनों सेक्शन आपके एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। ये आपको 10% और 20% की लिमिट देता है और ये आपको इन एडिशन 50,000 की लिमिट और देता है, ठीक है। अब देखिए ज़रा 80CCE, ध्यान से देखिएगा, CCE ने क्या कहा, 80C जिसमें हमने 17-18 पॉइंट पढ़े थे प्लस 80CCC पेंशन वाला, कौन सा था, ये वाला था, अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड सब्जेक्ट टू LIC और अदर इंश्योरेंस के इंश्योरर के पेंशन फंड वाला 80CCC, और केवल 80CCD 1, केवल 1 को इसने लिया है, 80CCD 1 को इसने केवल लिया है, ठीक है। उसको इन तीनों को मिला के आपका जो डिडक्शन है वो 1.5 लाख को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए
अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 80CC(H) के पास में। 80CC(H) क्या कहता है साहब? पर्सन ऑप्टिंग फॉर कनेक्शनल टैक्स रेजिम, कनेक्शनल नहीं है ये, कंसेशनल है। कंसेशनल टैक्स रिजाइम मतलब जो न्यू रिजाइम है अंडर सेक्शन 115BAC, द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अदर देन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80CC(H)(2), 80CC(D)(2) और 80GG(A), केवल यही मिलेगा। ये मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल। एलिजिबल डिडक्शन क्या है? कंट्रीब्यूशन करा है अग्निवीर कॉर्पस फंड। अग्निवीर कॉर्पस फंड जो है उसमें आपने क्या किया है? अमाउंट डाला है, ठीक है। कब? 1/11/2022 के बाद में, तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। CC(H)(1) क्या कहता है? इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन है तो होल ऑफ द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड आपको मिल जाएगा। 115BAC अलाउड नहीं है, क्योंकि वो किस पे अलाउड है? केवल सबसेक्शन 2 पे। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो अग्निवीर कॉर्पस फंड होता है ना, इसके अंदर कुछ अमाउंट आपका इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होता है, और जितना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करता है उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। तो इंडिविजुअल के अमाउंट का तो 100% डिडक्शन मिलता है, और गवर्नमेंट के अमाउंट के लिए द एंटायर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड वुड बी इंक्लूडेड इन द सैलरी ऑफ द एसएससी। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ही ये वाला ऑप्शन होता है। देयर आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC(H)(2) वुड बी अवेलेबल फॉर द सेम होल अमाउंट। पहले आप गवर्नमेंट ने ये जो कंट्रीब्यूशन किया है इसे सैलरी मानेंगे और सैलरी हेड में इसे टैक्सेबल करेंगे। उसके बाद आप 80CC(H) सबसेक्शन 2 का डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, जो न्यू और ओल्ड दोनों स्कीम में अवेलेबल है। फिर 80D बहुत ही अच्छा सेक्शन है मेडिकल का। इसमें हम 3 मोटी मोटी बातें पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। पहली क्या है? आपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, अदर देन कैश होना चाहिए। आपने कंट्रीब्यूशन किया सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में, और आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया। कैश एक्सपेंडिचर भी अलाउड होंगे, लेकिन ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5000 रुपये तक का ही अलाउड होगा, ठीक है। अब आप ये तीनों किसका करवा सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, तीनों किसका करा सकते हैं? खुद का, स्पाउस का और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, ठीक है। HFA केस में फैमिली मेम्बर का। अगर ये तीनों, इन तीनों में से कोई भी, या ये चारों लोग अगर बिलो 60 ईयर्स हैं तो आपको 25,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा। अगर ये मोर देन, इनमें से कोई भी मोर देन 60 ईयर्स प्लस है तो आपको 50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिल जाएगा। आगे क्या बात समझ में? अब दूसरा इसमें आता है पेरेंट के लिए। पेरेंट आपके चाहे डिपेंडेंट हो चाहे आपके इंडिपेंडेंट हो, पेरेंट्स के लिए आपको अलाउड है। लेकिन पेरेंट्स के लिए अगेन यही चीज़ें, लेकिन ये सेकंड वाला ऑप्शन पेरेंट्स वाले केस में अवेलेबल नहीं है। वहाँ केवल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ही अलाउड है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगेन 5000 रुपये तक का ही हो सकता है, कैश में भी हो सकता है। पेरेंट्स की उम्र अगर 60 साल से कम है तो 25,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा। अगर पेरेंट्स की उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो 50,000 रुपये तक का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। मैक्सिमम 5,000 अलाउड एज डिडक्शन फॉर एग्रीगेट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। चाहे स्पाउस हो, चाहे सेल्फ हो, चाहे चिल्ड्रन हो, चाहे पेरेंट्स हो, इनमें से किसी का भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपने कराया है तो सब मिला के 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भाई बात समझ में? मेंशन्ड इन A and B सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट। और ये 5,000 रुपये भी ऐसे नहीं है कि 25,000 और 50,000 के इन एडिशन है, नहीं। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन 25,000 एंड 50,000। आपका ओवरऑल रिडक्शन अंडर सेक्शन 80D A and B 25,000 और 50,000 की जो लिमिट दी है उसको क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। अब आपका C पॉइंट कहता है कि आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया, बिल होने चाहिए आपके पास में। किसके ऊपर किया साहब? स्पाउस के ऊपर किया, खुद के ऊपर किया, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। डिपेंडेंट चिल्ड्रन ही आ रहे हैं बार बार में, ठीक है। मैरिड अनमैरिड की बात नहीं हो रही है, डिपेंडेंट की बात हो रही है। पेरेंट्स रेसिडेंट होने चाहिए, 60 साल से ज़्यादा की अगर उम्र है तो हेल्थ इंश्योरेंस इसमें कवर नहीं, क्योंकि वो हम ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं। तो 50,000 रुपये तक का आपको एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन 80D की जो मैक्सिमम लिमिट है ना सर जी, वो
50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। मतलब आप A प्लस बी करो, B प्लस सी करो, A प्लस सी करो, कुछ भी प्लस करो, कुछ भी माइनस करो, 50,000 रुपये से ज़्यादा ATD में डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, चलिए अब AD डबल डी देखिए ज़रा, आपको इसको कैसे लर्न करना है। डबल डी मीन्स डिपेंडेंट विथ डिसेबिलिटी। ऐसा कोई बंदा जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और वो क्या है, डिसेबल है, तो उसके लिए डिडक्शन मिलेगा। किस किस को मिलेगा, इंडिविजुअल और HUF दोनों को मिलेगा। काय के लिए मिलेगा, उनकी मेंटेनेंस के लिए मिलेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मिलेगा। अमाउंट इनकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन फॉर अ डिपेंडेंट डिसेबल्ड और एंड और दोनों का यूज़ किया गया है। जरूरी नहीं है दोनों चीज़ें हों, और दोनों में से कोई एक भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं। डिपॉजिट इन स्कीम ऑफ LIC और अदर इंश्योरर। डिपेंडेंट का क्या मतलब है, देखिए ज़रा। इंडिविजुअल के केस में स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर सबको लिया गया है यहाँ पे। HUF के केस में कोई भी मेंबर। सच पर्सन शुड नॉट हैव क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। जिसने 80DD का हाथ पकड़ लिया वो 80U का हाथ नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ दैट ईयर, स्कीम शुड बी प्रोवाइडेड एन्युटी और लमसम। इन केस ऑफ डेथ ऑफ individual or member of HUF or attaining 60 years or more by such individual or member of HUF and deposit to such scheme has been discontinued, ठीक है। डीम्ड इनकम की क्या डेफिनेशन है यहाँ पे, इफ डिसेबल्ड पर्सन प्री डिजीज individual or HUF on whose name scheme was taken, then the amount received will be taxable, ठीक है। The amount will not be taxable if disabled person receives amount while being alive। ये जो LIC की हम बात कर रहे हैं ना, LIC वाले पेमेंट की जो हमने डिपॉजिट करवाया है, अगर डिपेंडेंट विद डिसेबल केस को खुद को मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, और उसकी डेथ के बाद में इंडिविजुअल HUF को मिलता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। कितना डिडक्शन मिलेगा ध्यान से समझिएगा। अगर डिसेबिलिटी नॉर्मल है तो 75,000 रुपीज़ का आपको डिडक्शन मिलेगा, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है, सीवियर डिसेबिलिटी को आपके पुराने नोट्स में आप पढ़िए, मैंने वहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है कि सीवियर डिसेबिलिटी कहते हैं 80% और मोर। वैसे ही आपको क्वेश्चन में मेंशन भी आएगा, तो आपको 1,25,000 का डिडक्शन देना है, ठीक है। सेक्शन नंबर 80DD क्या बात करता है, रेजिडेंट और HUF को मिलेगा यह डिडक्शन। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज और अलाइनमेंट्स, क्या क्या डिजीजेज हैं, न्यूरोलॉजिस्ट है, इम्यूनोलॉजिस्ट है, ब्लड रिलेटेड है, ट्यूमर्स हैं, इनके ट्रीटमेंट के लिए अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट में पैसा खर्चा किया है, किसका, खुद का और खुद के डिपेंडेंट और हिज डिपेंडेंट स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर विच आर होली और मेनली डिपेंडेंट। HUF केस में डिपेंडेंट मेंबर, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80DD 40,000 रुपये की, और अगर सीनियर सिटीजन है तो ये एग्जाम्पशन बढ़ के हो जाती है 1,00,000 रुपये की। 80E फॉर एलिफेंट, ये कोई ज़माना है तुम्हारा। एजुकेशन, E फॉर एडुकेशन, अगर आपने एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है और आप इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80E। लेकिन किसकी एजुकेशन होनी चाहिए, इंडिविजुअल के खुद की एजुकेशन का लोन होना चाहिए, उसके रिलेटिव की एजुकेशन का लोन होना चाहिए। रिलेटिव का मतलब यहाँ पर है स्पाउस और चिल्ड्रन से। चिल्ड्रन में यहाँ पर सारे चिल्ड्रन शामिल होते हैं जो भी जिसके भी वो लीगल गार्जियन है। एजुकेशन इन इंडिया होनी चाहिए, एजुकेशन हायर एजुकेशन होनी चाहिए 12th क्लास के बाद, और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में आपने वो एजुकेशन करवाई हो, ठीक है। अब देखिए ज़रा, आपने इंटरेस्ट का क्या ले सकते हैं, आप डिडक्शन ले सकते हैं। इन एनी केस आपकी इनकम जो है वो ऑलरेडी कम है और डिडक्शन से आपको बेनिफिट नहीं हो सकती, वो आप इससे क्या कर सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं इंटरेस्ट का। अब ये बात करते हैं हम कि इंटरेस्ट का डिडक्शन ले कब तक सकते हैं। इस एजुकेशन लोन के ऊपर आपने जब से ये लोन लिया तब से लेकर नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक आपने जितने भी इंटरेस्ट का पेमेंट किया है उसका आप डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। हर साल जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो उतने का डिडक्शन हर साल आप लेते चले जाएंगे। प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का मिलेगा।
I'm repeating again. सेक्शन 80EE क्या कहता है साहब? इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मैडम आपने 80C में भी बताया था कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर हम लोन लेते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर बात हो रही है इंटरेस्ट की। मैडम आपने ये कहा था कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में हमें इसका डिडक्शन मिलेगा। बिल्कुल मिलता है साहब, बट सब्जेक्ट टू अ लिमिट ऑफ 30,000 और 2 लाख, राइट। अब देखिए ये सेक्शन क्या कहता है। इन केस द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड द डिडक्शन वुड बी ओवर एंड अबाउ द डिडक्शन ऑफ 2 लाख। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हम हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख तक का डिडक्शन ले पा रहे थे इंटरेस्ट का। 2 लाख का वहाँ ले लो, बचा कुचा इधर ले लो। इन केस द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंटायर डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 24। सारा वहाँ पे हम क्लेम कर सकते थे, इसलिए वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसलिए वहाँ हमने सारा इंटरेस्ट क्लेम कर लिया, तो यहाँ हमको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। However, deduction under section 80EEA can be claimed during the pre-construction period when deduction under section 24 is not permissible. Pre-construction period का इंटरेस्ट हमें कब अलाउड होता है? जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वाले 5 असेसमेंट ईयर्स में अलाउड होता है, राइट। लेकिन 80EE में हम क्या कर सकते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं इन द सेम ईयर। Under section 80EEA has been claimed cannot be included in pre-construction interest of, और जो हमने यहाँ क्लेम कर लिया फिर उसका हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में नहीं लेंगे, राइट। जो 24 में नहीं ले पा रहे हैं ना बेसिकली उसका डिडक्शन हम यहाँ ले सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए, वहाँ थी 2 लाख और 30,000, यहाँ है 1.5 लाख रुपए। कंडीशंस क्या क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी बात है। देखिए जरा, सबसे पहली शर्त है कि आपका लोन हुआ हो 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2022 के बीच में। आपकी जो वैल्यू है हाउस की वो 45 लाख या उससे कम होनी चाहिए। असेसी ने कोई और एनी रेजिडेंशियल हाउस नहीं ले रखा हो, कौन सी डेट पे? सैंक्शन की डेट पे। जबकि 24B में ऐसी कोई शर्तें नहीं है। ऑलराइट, 24B से जिनको डिडक्शन नहीं मिल पा रहा है इंटरेस्ट का वो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन ये 3 शर्तें पूरी होना ज़रूरी है। 80EEB क्या कहता है साहब? एलिजिबल असेसी कौन है? इंडिविजुअल। ये अगेन आपसे वही हाउस लोन के इंटरेस्ट के बारे में बात करेगा, लेकिन ज़रा ध्यान से इसकी 3 नहीं 4 शर्तें हैं। वहाँ 3 क्या थी? 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2022 तक के पीरियड, 45 लाख तक की प्रॉपर्टी और एक भी खुद का हाउस नहीं होना चाहिए 80EE में। अब 80EEB क्या कहता है कि लोन जो लिया हो 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2023 के बीच में लिया हो, पहली शर्त। दूसरी बात, किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो। तीसरी बात, लोन आपने लिया हो इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए। वहाँ क्या थी? हाउस प्रॉपर्टी थी। यहाँ क्या? इलेक्ट्रिक व्हीकल। द एसएससी क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए, राइट। कितना मिलेगा? वही 1.5 लाख। ई में भी 1.5 लाख का और EEB में भी 1.5 लाख का ही मिलेगा डिडक्शन। अब बात करते हैं 80G की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। ये आपको क्या कहता है? आप डोनेशन देते हैं किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में तो आपको डिडक्शन मिलेगा। 100% डिडक्शन मिलता है, कई जगह पे 50% डिडक्शन मिलता है, कई जगह पे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन डिडक्शन मिलता है, कई जगह पे विद रेस्ट्रिक्शन आपको डिडक्शन मिलता है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, सबसे पहले आपको क्या करना है? कंप्यूट एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी रहती है आपको इसमें। द GDI हैज़ रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगी? जो आपने ग्रॉस टोटल इनकम निकाली है उसमें से आप चैप्टर 6 के डिडक्शंस लेस कर दो, लेकिन 80G का डिडक्शन लेस नहीं करना है। STCG आप लेस कर दो, LTCG आप लेस कर दो, तो इससे आपकी क्या निकल के आ जाएगी? एडजस्टेड टोटल इनकम। इस टोटल इनकम का आपको क्या निकालना है? 10%। कैलकुलेट 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। कैलकुलेट द एक्चुअल डोनेशन विच इज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। और फिर आपको देखना है इस क्वालिफाइंग लिमिट के साथ एक्चुअल डोनेशन कितना है, ठीक है। दोनों में से ये जो हमने 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम निकाला और जो क्वालिफाइंग लिमिट के बाद डिडक्शन है, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसे मुझे क्या मिल जाएगा? उसका
मुझे क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा अंडर 80G। द सेट डिडक्शन इज एडजस्टेड फर्स्ट अगेंस्ट डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन, देयर आफ्टर 50%। ओके चलिए, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर डोनेशन पेड इन कैश इन एक्सेस ऑफ 2000। ये तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको तो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको लिस्ट दी हुई है कि विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट 100% डिडक्शन किसके अलाउड है और किसके सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट अलाउड है 100% डिडक्शन, किसके 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट है, किसके 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से पढ़ना है और लर्न करना है। इनको लर्न क्या करना है, ध्यान में रखना है। वैसे तो मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन में गिवन होता है। 80GG आपसे बात करता है साहब रेंट के बारे में। अब देखिए रेंट के लिए हमने दो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम एक क्या पढ़ चुके हैं, हम HRA, ये तो क्या है अलाउंस है हमारा, जिसमें हमें सैलरी के अलावा रहने के लिए पैसा दिया जाता है कि आप यहाँ आके रह रहे हो, उसका खर्चा है, उसको कंपनसेट हम कर रहे हैं। एक हम पढ़ चुके हैं RFA, जिसमें एम्प्लॉयर हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाता है। एक आपका है सेक्शन 80GG, जो कि आपको रेंट जो भी आप पे कर रहे हो उसका डिडक्शन देगा। क्या कहता है, इंडिविजुअल नॉट इन रिसीट ऑफ हाउस HRA, जिसने HRA नहीं लिया है, HRA ले लेगा तो फिर वो HRA में ही उसको रेंट का डिडक्शन मिल जाएगा, तो उसको इसकी ज़रूरत ही क्या है। रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, कंडीशन क्या क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, ना तो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन उसके पास होना चाहिए और ना ही उसने HRA लिया होना चाहिए, ठीक है। और ऑर्डिनरी रिसाइड्स और परफॉर्म द ड्यूटी, द असेसी शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस एट एनी प्लेस, क्लेम बेनिफिट ऑफ SOP, ठीक है। एलिजिबल अमाउंट कितना है, 20% ऑफ GDI का 20% और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GDI और 5000 पर मंथ। तीनों में से जो भी लोअर होगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80GG। 80GG अब क्या कहता है साहब, ऐसे SSC जिनके पास PJBP की इनकम नहीं है वो एलिजिबल हैं। अगर वो पेमेंट करते हैं किसी अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को, 100% का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कैश में पेमेंट 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2000 से ज़्यादा है तो पूरा अमाउंट ही डिसअलाउड होगा। 80GGB, कोई भी इंडियन कंपनी अगर किसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को पैसा देती है तो जितना कंट्रीब्यूशन किया है 100% आपका डिडक्शन क्लेम कर सकती है, लेकिन अदर देन कैश होना चाहिए। 80GGC, एनी पर्सन अदर देन लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फंडेड बाय गवर्नमेंट, कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, 100% डिडक्शन मिलेगा, अदर देन कैश होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ज़रा एक टेबल मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करी हुई है। इस टेबल में चैप्टर 6 के हेडिंग C के डिडक्शंस मेंशन किए हुए हैं, जो कि कुछ इनकम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसे आपको पढ़ना है। यहाँ पे प्रॉपर मैंने मेंशन किया हुआ है कि कितना कितना डिडक्शन मिलेगा और किन शर्तों पे डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1) as a precondition for availing benefit of reduction under any provision of chapter 6A under the heading C। ये वाले कोई भी डिडक्शन क्लेम करने के लिए, ऊपर वालों के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, इसके लिए बात कर रही हूँ। ये ज़रूरी है कि आपने रिटर्न जो फाइल करी है, अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो फाइल करी है, ये ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट दी हुई है, कौन से सेक्शन में मेंशन है ड्यू डेट, 139(1), 31 जुलाई एंड 31 अक्टूबर, कुछ केसेस में 30 नवंबर, अगर कोई एक्सटेंशन है तो वो एक्सटेंशन, उस ड्यू डेट तक आपने अगर रिटर्न फाइल करी है तो ही आपको ये सारे डिडक्शन मिलेंगे, अदरवाइज इन डिडक्शन के ऊपर कांटा लग जाएगा, ठीक है। अब आपके अगेन कुछ इनकम बेस्ड डिडक्शन है, एलिजिबल स्टार्टअप्स एंड उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मैं आपको मेन में 2-3 सेक्शन इसमें पढ़ा देती हूँ। सेक्शन 80M, डोमेस्टिक कंपनी का केस है, डिविडेंड फ्रॉम एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी और अ फॉरेन कंपनी और अ बिजनेस ट्रस्ट, तो जो डिविडेंड रिसीव किया हुआ है अप टू जितना अमाउंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बिफोर ड्यू डेट, उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। QQB,
आपका क्यू भी एप्लीकेबल होता है साहब, रेजिडेंट इंडिविजुअल बीइंग एन ऑथर, ठीक है। ऑथर को अगर रॉयल्टी मिलती है तो उसके लिए क्यू की बात हो रही है। अगर लमसम रॉयल्टी मिल रही है तो एक्सपेंसेस और 3 लाख विच एवर इज लेस का डिडक्शन यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको लमसम नहीं मिल रही है तो 15% ऑफ बुक्स सोल्ड तक आपका डिडक्शन रेस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स की बात करें तो 3 लाख रुपए और खर्चा दोनों में से जो भी कम है उसका डिडक्शन यहाँ मिल जाएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ATTTA एंड TTB। आप इंटरेस्ट रिसीव करते हैं किससे, बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो अप टू 10,000 तक आप ATTTA में डिडक्शन ले सकते हैं, और ATTTB में आप 50,000 तक डिडक्शन ले सकते हैं अगर इंडिविजुअल HUF क्या है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 80U। डबल डी में भी हमने इसके बारे में बात की थी। अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, अगर ये सब कुछ में से कुछ भी है तो बिना किसी बात के फ्लैट डिडक्शन मिलेगा 75,000। अगर सीवियर डिजीज है तो 1,25,000 आपको फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। छोटा सा मगर प्यारा सा चैप्टर था। अभी हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का रिवीजन बाकी है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत इजी से चैप्टर से आप खुद से कोशिश करेंगे। फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो मैं आपको परसों उसके रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड